बच्चे लोग अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखा था और उससे पहले हमने Cp माइनस Cv का डेरिवेशन देखा था। अब बच्चे लोग आज हम बात करेंगे आगे और दूसरे 3 प्रोसेसेस की। हमने लास्ट टाइम बेटा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में शुरू किया था। ऑब्वियसली बच्चा ये जो प्रोसेसेस है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पे ही लागू होती है, ठीक है। सो सेकेंड नंबर की प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। विच वन? एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चा लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। बेटा हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इससे पहले हमने क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। अब क्या होगा? टेम्परेचर कैन चेंज, टेम्परेचर बदल सकता है, यही तो जादू है। बट हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब बेटा ये चीज कब पॉसिबल है? ये चीज कब पॉसिबल है? जब प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। बेटा जब प्रोसेस बहुत फास्ट होगी ना, एकदम फटाफट, तो होगा क्या कि हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा अंदर बाहर होने का। आई रिपीट, जब प्रोसेस बहुत फास्ट रहेगी तो हीट को अंदर बाहर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इसके लिए देखो अंदर बाहर नहीं रखना है, हीट को एक्सटेंड नहीं करना है, तो बाउंड्री सिस्टम की जो बाउंड्री होगी बेटा वो कैसी होगी? शुड बी बाउंड्री शुड बी परफेक्टली इंसुलेटर, परफेक्टली इंसुलेटर। अब अच्छा हमको पता है कि परफेक्टली इंसुलेटर होता नहीं है, इसलिए परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस भी होती नहीं है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्यों जरूर है? जो चीज़ पॉसिबल नहीं वो पढ़ना क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअली 100% एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होती है, बट 80%, 75%, 65% एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। अब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे अगर 100% तक पहुंचना है तो क्या क्या करना पड़ेगा वो यहीं से मालूम पड़ेगा। इसीलिए देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा टायर फटते हुए कभी आपने देखा है? शायद नहीं देखा होगा। बेटा जब टायर फटता है ना तो वो सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस करता है ना? बड़ी अजीब बात है ना। देखो हो क्या रहा है, टायर के अंदर क्या है? गैस है। वो गैस यहाँ वहाँ हो रही है। अब जो टायर है बेटा वो अपने आप में एक इंसुलेटर है। रबड़ है ना, तो रबड़ तो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। यानी वो हीट को अंदर बाहर नहीं होने दे रहा है, यानी वहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। अब जैसे ही टायर फटता है वो अंदर की गैस एकदम से बाहर निकलती है और बाहर की हीट अंदर आने की कोशिश करेगी। अभी तक क्या था? इंसुलेटर था। और जो टायर फटता है बेटा सडनली फटता है, यानी जो फटने की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रही है। इसके कारण होगा क्या कि जैसे ही टायर फटेगा उसके सराउंडिंग की हीट अंदर आने की कोशिश करेगी। अब अगर हीट अंदर आ रही है मतलब कूलिंग छा रही है, गेटिंग ना? सराउंडिंग की हीट अगर कहीं पे चली जाएगी तो सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस होगी। सो बस्टिंग ऑफ टायर प्रोड्यूसेस कूलिंग, वो एक एडियाबैटिक का एग्जांपल है। क्लियर? अच्छा अब बच्चे लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं मैं, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी बेटा वो क्या था? हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। बेटा ये तो 0 हो गया, यानी कि वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। इसको यहां ले आता हूं, सो ये क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी। बेटा ये चीज को समझो, ये चीज को समझो। देखो वर्क डन पॉजिटिव है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ और उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई। यानी कि अगर मैं किसी सिस्टम को दबा रहा हूं तो बेटा उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है ना? ये पता है ना? ये पॉजिटिव का बात था। सॉरी, वर्क डन एक्सपांड, सॉरी माय मिस्टेक, वर्क डन बाय द सिस्टम नॉट ऑन द सिस्टम। बेटा कभी वर्क डन, देखो सीधी सी बात है, आप अगर खाना नहीं खा रहे हो और आप अगर काम किए जा रहे हो सो आपकी अंदर की एनर्जी धीमे धीमे कम होती जाएगी। वही दिखा रही
कि अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है। क्लियर? और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं बेटा, इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। अगर मैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाऊं, आई रिपीट, अगर मैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। यानी कि देखो बेटा, अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, गैस को कंप्रेस कर रहा हूं मतलब उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। कंप्रेस करना मतलब उसकी वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी मतलब चेंज इन वॉल्यूम माइनस में, तो माइनस में वर्क डन आ गया। सो कंप्रेस करने से क्या होगा बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्लोज आने का मतलब है कि उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया। आज सीधी सी बात है बेटा, जितना दूर मैग्नेट जितना दूर होते हैं उतना अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन मैग्नेट जितना क्लोज रहेंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहता है कि नहीं? सेम चीज, जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे तो बेटा उनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस करूंगा, देखो ना बच्चा, कोको कोला के अंदर हमको मालूम है कि गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। हम जब उसको हिलाते हैं, बच्चा ध्यान से सुनो, बहुत प्रैक्टिकल जबरदस्त एग्जांपल है। जब हम पेप्सी को हिला रहे हैं, हो क्या रहा है, वो और कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ऑलरेडी उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम किया हुआ है, हमने थोड़ा बहुत और कर दिया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, उसी इंटरनल एनर्जी के कारण होता है ना, पूरा गैस पूरी बाहर आती है, एकदम उछल के आती है ना। कितने लोग ऐसा मस्ती भी करते हैं चीज को लेके, तो वो क्यों हो रहा है? इसी चीज के कारण। क्लियर? अब उसको पैक किया हुआ है तो बेटा वो तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसके अंदर हीट एक्सचेंज हो नहीं रही है, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है बेटा? ओके, consider an ideal gas of initial pressure P1, volume V1 and temperature T1 which changes to pressure P2, volume V2, temperature T2। एक आइडियल गैस लेते हैं बेटा, जिसके अंदर इनिशियल ये था, एडियाबैटिक प्रोसेस हुई और फाइनल कंडीशन ये हो गई। बेटा अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो उसमें बॉयल्स लॉ फॉलो होता था। बॉयल्स लॉ यानी PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन बेटा यहां पे ये लॉ फॉलो नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा? तो बेटा पॉइजन, हमने पहले भी सुन रखा है, पॉइजन रेशियो। बेटा उन्हीं साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, पॉइजन्स लॉ फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या लॉ था? PV रेज टू गामा, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉ दिया था पॉइजन ने, जिसमें गामा क्या होता है बेटा, अगले 5 मिनट में हम देखेंगे कि गामा क्या होता है। ठीक है, पहले यहां सुन लो। अब बेटा मुझे एक चीज तो पता ही है कि PV इज इक्वल टू nRT तो हमेशा होता है ना। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT हमेशा होता है। देखो ये चीज है, लेकिन अगर मैं आपको पूछ लूं कि बेटा यही लॉ मुझे चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, मुझे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये लॉ नहीं चाहिए, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यहां से टेम्परेचर निकालेंगे। कैसे? बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं V इज इक्वल टू nRT बाय P? मुझे V हटाना है तो मैंने V को यहां से सब्जेक्ट बना लिया, उसको यहां रख लेते हैं। V की जगह पे nRT बाय P पावर में गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, ये गामा सबको दे देते हैं, P nr रेज टू गामा T रेज टू गामा अपॉन प्रेशर रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने ये पावर हर किसी को दे दी। बेटा P की पावर 1, P की पावर गामा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं P1 माइनस गामा? है ना, हम मैथ्स में सीखा था ना, पावर माइनस कर सकते हैं। देखो बच्चा ये कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है बताता हूं मैं, nr कांस्टेंट है। इस पूरे को अगर मैं यहां लेके जाऊंगा तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट,
जो भी वैल्यू आएगी, जो भी अल्टीमेटली वो कांस्टेंट होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं P1 माइनस गामा T रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये आ गया प्रेशर और टेम्परेचर के लिए रिलेशन। बेटा यही अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए रिलेशन चाहिए ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, कोई बात नहीं, हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, अब P इज इक्वल टू nRT बाय V रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो nRT अपॉन V, यहां से V रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आ रहा है? मैंने इसके अंदर ये वाली वैल्यू प्रेशर के बदले पुटअप कर दी, बिकॉज आइडियल गैस के लिए ये चीज हमेशा वैलिड होती है। देखिए V गामा अपॉन 1, तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, nRT V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। nr उसको यहां ले जाते हैं तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया T गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये रहा रिलेशन। अब यार सर कितने सारे रिलेशन हम याद रखेंगे? मत याद रखो, आप सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ ये याद रखो, फिर अपने हिसाब से आपको जो बोला गया हो आप निकाल लेना, ठीक है? आपको ये फॉर्मूला तो याद ही है, ये तो रग रग में बस जानी चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करके आप जरूर पढ़ने पे, न्यूमेरिकल हो कि क्वेश्चन हो कोई भी हो, आप ये दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? सो ये था P और T का रिलेशन। अब चलिए आइए देखते हैं कि ये गामा क्या होता है। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब बच्चा लोग गामा क्या है जरा ये देख लेते हैं। देखो बेटा गामा जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एडियाबेटिक के लिए यूज हो, गामा कहीं पूरे आइडियल गैस के लिए कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। गामा है क्या बेटा? गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बड़ा सिंपली ये Cp बाय Cv का रेशियो है, नथिंग एल्स। ओके, अब बेटा दोनों की फॉर्मूला लगाता हूं मैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, देखो मुझे पता है कि Cv की फॉर्मूला क्या होती है, F बाय 3 इंटू आर, सॉरी F बाय 2 आर, पता है या नहीं? ओके अच्छा, Cp R के टर्म्स में क्या होता है बेटा? हमने रिलेशन पढ़ रखा है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो ये वैल्यू यहां रख लेते हैं, Cp माइनस F बाय 2 R इज इक्वल टू R, इसको वहां भेज देते हैं, Cp इज इक्वल टू R प्लस F बाय 2R, R को कांस्टेंट ले लो, क्या बचा 1 प्लस F बाय 2, ये वैल्यू बेटा यहां पुटअप कर लेते हैं, R 1 प्लस F बाय 2, R से R कट, अब क्या बचा 1 प्लस F बाय 2 अपॉन F बाय 2, बोलो सही है? पक्का पक्का पक्का? ये काम करते हैं ना? चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां से रिलेशन कैसे बनेगा, ये 2 को ऊपर भेज देवे, 2 प्लस F अपॉन F, मैंने क्या किया बेटा, ये 2 को ऊपर भेज दिया, तो 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? ये 2 इतने पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको अंदर भेज दो, इस 2 को अंदर भेज दो, सो 2 प्लस F बाय 2 इंटू 2, 2 कट, यहां पे F बचा, नीचे F। बेटा अब इसको बंटवारा ले लेते हैं, बंटवारा मतलब दोनों के नीचे अलग अलग ले लेते हैं, तो 2 बाय F प्लस F बाय F, F F कट, क्या आंसर बचा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय F। ये रही गामा की वैल्यू। गामा एक्चुअली रेशियो है Cp बाय Cv का, ये भी याद रखना है, और हमने डेराइव करते 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 यहां तक पहुंचे गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय F। अब बेटा हमको पता है F का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटमिक, डायएटमिक और पॉलीएटमिक गैस के लिए अलग अलग रहता है। तो बेटा हर अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है आओ देखें।
फटाफट छोटी सी झलक देख लेते हैं। बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू क्या होती है? 3। तो यहां पे रख लेते हैं गामा इज इक्वल टू 1 + 2/3। ये कितना हो गया? 5/3। सो गामा इज इक्वल टू 1.66। ठीक है, सो गामा इज इक्वल टू 1.66 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब डायटॉमिक के लिए क्या रहेगा? डायटॉमिक गैस के लिए बेटा F की वैल्यू 5। सो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/5। ये हो गया 7/5 और ये हो गया 1.4, है ना? 7 जा 2 जा 5, हाँ। सो गामा की वैल्यू आ गई 1.4 फिक्स फॉर डायटॉमिक। देखो बच्चा लोग, आपको अगर वैल्यू याद रहती है इट्स वेरी वेरी गुड। वैल्यू याद रहती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। बट गामा की वैल्यू कई बार आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी, आपको लेना पड़ेगा। आपको बोल दिया जाएगा फॉर सो एंड सो गैस, तो वो मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक, ये आपको पता होना चाहिए और उसके लिए गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं याद रहती कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला को याद रख लो, उस समय F की वैल्यू पुट कर लेना, सिंपल। अच्छा, व्हाट एल्स बेटा फॉर पॉलीएटॉमिक? पॉलीएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 6 होती है। सो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/6, है क्या नहीं? सही है। ये कितना हो गया? 1/1 + 1/3, ये हो गया 4/3। सो गामा की वैल्यू आ गई 1.33। दिस इज योर वैल्यू। अब देखो बच्चे लोग, एक चीज और देखो, आपको है ना एग्जाम में गामा की इस वैल्यू के कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कौन सी गैस मोनो एटॉमिक है, कौन सी गैस डायटॉमिक है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके रिलेटेड, फिलहाल यहां से याद रखो। देखो बेटा, गामा मैं यहां पे गामा M बोल देता हूं मोनो एटॉमिक, इसको गामा D बोल देता हूं डायटॉमिक, और इसको गामा P बोल देता हूं। सो यहां से क्या रिलेशन बन रहा है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1.66, है ना? कहां लिखो बेटा, यहां लिखो, दिखेगा आपको। गामा मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा डायटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा पॉलीएटॉमिक। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। इसके बेसिस पे JEE एडवांस 2016 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको 4 गैस देके रखी थी, उनका गामा देके रखा था और पूछा गया था कि कौन सा मोनोएटॉमिक है, कौन सा डायटॉमिक है। बोलिए। तो एक चीज हमने यहां देखी कि बेटा गामा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही। देखो पहले 1.66 आई, फिर उससे कम 1.4, फिर उससे कम 1.33। एंड गामा अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हो सकता है। देखो बच्चा लोग, ये हमने एक जनरल वैल्यू ली है, बट मोनो एटॉमिक के लिए अंदर भी बहुत सारी अलग अलग गैस है। सो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है, जिस वजह से गामा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सो गामा डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ गैस। लिख लेना, गामा कैन वेरी अकॉर्डिंग टू गैस। ओके ओके बच्चा, अब एडियाबेटिक के ग्राफ कैसा होगा? अगर मेरे को P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है तो P वर्सेस V का ग्राफ बेटा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए अब अक्सर यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा आइसोथर्मल का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो बेटा वो कुछ ऐसा होता है आइसोथर्मल का, और एडियाबेटिक का ऐसा रहेगा। डिफरेंस क्या है बेटा? आइसोथर्मल का जो स्लोप है ना वो एडियाबेटिक के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ आप कह सकते हैं ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज स्टीपर देन ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा स्टीपर का मतलब है कि उसका झुकाव ज्यादा होता है। झुकाव देखो इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि स्टीपर का मतलब है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब इसका स्लोप कितना होता है? तो बेटा वो स्लोप होता है गामा टाइम्स ऑफ
गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। देखिए कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स, गामा जो अभी भी हमने देखा, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, माइनस गामा पी बाय वी। इसका स्लोप क्या होता है, पी बाय वी, और एडियाबैटिक का गामा टाइम्स यानी कि ज्यादा है। देखो आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो इसका स्लोप बढ़ जाएगा गामा टाइम्स। अब ये आया कैसे, आओ देख लेते हैं रिलेशन कैसे आया। बेटा मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। अच्छा बेटा इस कांस्टेंट को मैं अभी के बोल देता हूं, कांस्टेंट है ऐसे के बोल दिया उसको। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो आपको याद है लास्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था u और v के टर्म्स में। सो इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, पहले p को बाहर और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, v रेज टू गामा का, प्लस v रेज टू गामा बाहर और डिफरेंशिएट कर देते हैं p का, इज इक्वल टू, बेटा इसका तो जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा अब क्या करें, अच्छा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, dt के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, dt के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। यहां पे टेम्परेचर बेटा चेंज हो रहा है। हाँ सो अब क्या करें, अच्छा आपने पढ़ रखा होगा dx रेज टू n बाय dx, इसको क्या लिखते हैं हम, nx रेज टू n माइनस वन, याद है डिफरेंशिएशन हमने कई बार कर रखा है। सो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, p गामा आगे v रेज टू गामा माइनस वन, v रेज टू गामा माइनस वन, प्लस यहां पे एज इट इज। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, ये बेटा dp का dp रहेगा, और देखिए दोनों का जो dt है ये यहां चला जाएगा, कॉमन है, यहां चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करने से ये चीज आई, क्लियर, सॉरी यहां पे dp। अब एक काम करते हैं बेटा, इसको हम वहां ले जाते हैं। सो v रेज टू गामा दिख रहा है, हाँ v रेज टू गामा dp इज इक्वल टू माइनस p गामा v रेज टू गामा माइनस वन। अच्छा यहाँ पे एक dv एक्स्ट्रा आएगा, हाँ dv एक्स्ट्रा, बिकॉज देखो डिफरेंशिएशन किस पे रिस्पेक्ट में हो रहा है, टेम्परेचर के, और ये वॉल्यूम को कर रहे हैं, दोनों टर्म्स अलग अलग है। सुनो यहाँ पे अगर मैं x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में करूं ना, सो मैं dx नहीं लिख सकता, लेकिन अगर मैं x का डिफरेंशिएशन किसी और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करता हूं, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो बेटा इसकी फॉर्मूला हो जाती है nx रेज टू n माइनस वन dx बाय dt। अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो मुझे कंपलसरी ये चीज लिखनी पड़ती है। यहां पे देखिए वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, अलग अलग है, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, और dt मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो यहां चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे dv बचेगा। अब बेटा स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होगा, दिस अपॉन दिस, लास्ट टाइम मैंने समझाया था ना, स्लोप क्या रहता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस और नो। सो ये ऑपोजिट कितना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये इस टाइप से होगा, ठीक है, ऑपोजिट यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, अरे यार हाँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट यानी dp बाय dt। कहाँ लिखूं बेटा, इसको 2 मिनट मिटा रहा हूं मैं, बिकॉज यही चीज अभी हमको डिराइव करनी है। dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p गामा v रेज टू गामा माइनस वन अपॉन v। देखो सुनो क्या किया मैंने, dp बाय dv, ये dv को यहां लेके आ गया, और ये v रेज टू गामा है, इसको यहां लेके चला गया। सो माइनस p गामा v रेज टू गामा माइनस वन अपॉन v रेज टू गामा, ये टर्म को वहां ले गया और dv को नीचे ले आया, बस इस तक ना किया है। सो ये क्या हो गया, स्लोप।
इज इक्वल टू, बेटा यहां से हम कह सकते हैं, देखो ये माइनस गामा माइनस माइनस कट, पी गामा पी माइनस गामा पी वी रेस टू -1। क्यों? वी रेस टू गामा -1 माइनस गामा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस होगा पावर, गामा गामा कट, क्या बचा? वी रेस टू -1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? पी बाय वी, है क्या नहीं? सो बच्चा ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। समझ आ रहा है बच्चा? क्लियर? ओके अब बच्चा लोग देखिए, एक नन्ना मुन्ना यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बट आपको एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस टाइप से, ये 1 ये 2, कहा जा रहा है कि बताओ कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है। अब बच्चा एक बात बताओ, देखिए कि कौन ज्यादा स्टीपर है, किसका स्लोप ज्यादा है, कैसे पता लगेगा? बच्चा लोग देखो, ये इसका स्लोप क्या लगता है आपको? ये और ये किसका एंगल कम है? स्लोप के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंगल देख लिया करो। कौन सा एंगल छोटा लग रहा है? ये एंगल छोटा लग रहा है कि ये एंगल छोटा लग रहा है? बेटा मेरे ख्याल से ये एंगल छोटा लग रहा है क्या नहीं? देखो ये इसकी ढलान कम है, इसकी ढलान ज्यादा है, ये बहुत जल्दी से गिर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट जो है वो आइसोथर्मल है और सेकंड जो है वो एडियाबैटिक है। क्लियर? समझ आया बेटा? कुछ नहीं देखना है, एंगल देख लेना है यार, ये एंगल बड़ा नहीं है इसके कंपैरिजन में, बस। तो जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप बड़ा, तो वो आइसोथर्मल, जिसका एंगल छोटा वो एडियाबैटिक। ओके चलिए, ओके बस चलो अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या रहेगा वर्क डन? बेटा हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और हम यहाँ पे V1 से V2 करते थे, याद है बेटा? हम लास्ट टाइम भी ऐसे डेरिवेशन किया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखिए प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, हम देखा था ना, इनिशियली P1 V1 T1, और वो फाइनली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? P2 V2 और T2 में। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बेटा। क्या मैं प्रेशर की जगह पे ऐसा लिख सकता हूं? nRT बाय V dV लिख सकता हूं। हमको पता है PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन ये भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज यहां पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। सो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे पॉइजन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। भाई उन भाई साहब ने हमसे क्या बोला था? PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो मैं यहां से प्रेशर को टारगेट बनाता हूं बेटा। यहां से प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन V रेज टू गामा, यस और नो? इसको यहां लिख लेता हूं, V1 से V2 K अपॉन V रेज टू गामा dV। बोलो क्लियर? अब यहां से K को बाहर ले लेते हैं, K तो कांस्टेंट है, V1 से V2 बेटा इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं, तो V रेज टू माइनस गामा लिख सकता हूं इंटू dV। बच्चा आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला पता ही होगी, xn रेज टू dx होता है। सो क्या फॉर्मूला होती है? xn रेज टू -1 अपॉन n -1, याद है फॉर्मूला? वही चीज यहां कर लेंगे, यहां लिखो k कितना हो जाएगा ये? v माइनस गामा -1 अपॉन माइनस गामा -1। बेटा यहाँ पे जो पावर n है, यहाँ पे पावर कितनी है? माइनस गामा, सो पावर -1 अपॉन पावर -1, ये हो गई फॉर्मूला। ओके अब क्या करें? V1 से V2, चलिए लिखते हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू K। बेटा ये सही है पक्का? माइनस गामा -1, ठीक सही। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? पहले V की जगह पे अपर लिमिट माइनस गामा -1 माइनस लोअर लिमिट माइनस गामा -1 अपॉन
बड़ा मैं काम करता हूँ, ये माइनस को अलग से ले लेता हूँ, ये चलो ऐसे रखता हूँ, अभी के लिए ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। व्हाट्स नेक्स्ट, ये कांस्टेंट को बेटा मैं अंदर डाल देता हूँ। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, के वी टू माइनस गामा माइनस वन माइनस के वी वन माइनस गामा माइनस वन अपॉन माइनस गामा माइनस वन। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, के की वैल्यू, के क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पी वी रेस टू गामा। अब मुझे पता है कि पी वन वी वन रेस टू गामा बोलूं या पी टू वी टू रेस टू गामा बोलूं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना। इनिशियली ये चीज होगी, फाइनली ये चीज होगी। सो मैं क्या करता हूं बेटा, जहां पे V2 है वहां पे K की जगह P2 V2 लगा देता हूं। क्यों? बिकॉज इधर भी V2 था इसीलिए। और जहां पे V1 है, जहां पे V1 है वहां पे K की वैल्यू P1 V1 लगा देता हूं। बोलो समझ आया? अपॉन माइनस गामा माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखो ये क्या है, v की पावर वन, v की पावर वन। सो यहां से क्या हो जाएगा, वन माइनस वन गया, P2 V2 गामा, है ना। देखो ये वन माइनस गामा माइनस वन, तो वन वन कट जाएगा, खाली गामा माइनस गामा बचेगा। माइनस सेम चीज इधर भी, P1 V1 माइनस गामा अपॉन माइनस गामा माइनस वन। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, सो वर्क डन। तो बच्चा लोग एक वर्क डन की फॉर्मूला तो ये आ गई, P2 V2 रेस टू माइनस गामा माइनस P1 V1 रेस टू माइनस गामा अपॉन माइनस गामा माइनस वन, ठीक है। आप अब देखो, अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक मिनट। अच्छा सॉरी बच्चा लोग, माय मिस्टेक। बच्चा ये P1 V1 रेस टू गामा है, तो यहां पे वन नहीं आएगा, यहां पे गामा आएगा। पॉइजन्स लॉ, यहां पे गामा रहेगा। क्लियर? ओके, सो बच्चा लोग अब क्या चेंजेस होगा, देखो गामा माइनस गामा, ये दोनों वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। सो गामा माइनस गामा कट हो जाएगा और यहां पे माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी माइनस वन। क्लियर? सही है। अच्छा एक चीज, बच्चा फिर से मुझसे गलती हो गई बेटा, ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला में प्लस वन आता है। एक्स रेस टू एन डी एक्स की फॉर्मूला n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ऐसी फॉर्मूला होती है। तो ये प्लस रहेगा, भूल हो गई भाई साहब, माफ कर देना। सो ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन, सो ये प्लस वन, ये प्लस वन, ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन। क्लियर? आई थिंक अब मुझे बेटा वन है तो वन लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो एज इट इज चलेगा। अच्छा अब देखो बेटा, मुझे पता है किसी भी आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT होता है। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू NRT2 माइनस NRT1 अपॉन माइनस गामा प्लस वन। अच्छा मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ ना, वन माइनस गामा, है ना, माइनस गामा प्लस वन को वन माइनस गामा। और यहां से NR कॉमन निकाल लेते हैं, NR कॉमन T2 माइनस T1 अपॉन वन माइनस गामा। यह आ गई एक और वर्क डन की फॉर्मूला। सो बच्चा लोग, अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम दे रखा हो, सो वर्क डन की ये फॉर्मूला रहेगी। और अगर मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिख रखा हो और नंबर ऑफ मोल्स दे रखा हो, सो ये फॉर्मूला रहेगी वर्क डन की। क्लियर? समझ आया बच्चा? दैट्स इट। सो बच्चा यहाँ पे आपका एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर? चलिए फटाफट वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बच्चा नेक्स्ट प्रोसेस देखो, एडियाबेटिक अभी तक हमने देखा। अगला प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब बच्चा आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा। बच्चा अगर चेंज इन प्रेशर जीरो है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम ऐसा लिखते हैं ना
Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, यस और नो? बट अगर प्रेशर जीरो है तो क्या वर्क डन भी जीरो हो जाएगा? पक्का? वर्क डन क्या होता है बेटा? P डेल्टा V, और अगर P जीरो तो ये भी जीरो, यस और नो? इसका मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा U। अगेन जितनी हीट दी उतनी सारी की सारी हीट कहाँ चली गई? अच्छा, पक्का सही है? बिल्कुल गलत बेटा, डेल्टा P जीरो है, P कांस्टेंट है तो P जीरो थोड़ी ना हुआ। फॉर्मूला क्या लिखते हैं? P डेल्टा V। P की कोई तो वैल्यू होगी ना, भले वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही, लेकिन कोई तो वैल्यू रहेगी, ठीक है? सो इस समय यही लॉ पूरा यूज होगा। क्लियर? बड़ा इसका अगर ग्राफ देखूं मैं, इसका ग्राफ, सो प्रेशर कांस्टेंट है, सो ये आ गया इसका ग्राफ। वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? बस इतना ही था, खत्म, आइसोबैरिक फिनिश। एक काम करते हैं, ग्राफ को यहां लिख लेते हैं ताकि बाजू में दूसरी प्रोसेस कर सके। प्रेशर, वॉल्यूम और ये कांस्टेंट प्रेशर। बच्चा लास्ट प्रोसेस है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। बैरिक मतलब प्रेशर, कोरिक का मतलब है कि बेटा अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बेटा सिस्टम ना ही एक्सपांड हो रहा है ना ही कंप्रेस हो रहा है। वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या था कि सिस्टम या तो एक्सपांड होगा या तो कंप्रेस होगा, लेकिन अगर कोई प्रोसेस में एक्सपांशन और कंप्रेशन जीरो है तो मतलब वॉल्यूम जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। तो बेटा अब की बार क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, Q इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा U। बेटा अब की बार डेल्टा V जीरो है, सो यस अब की बार पावर जीरो होगा, मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा U रहेगा। इसका मतलब बेटा आपने जितनी भी हीट दी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली गई, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली गई। क्लियर? और अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो बेटा इसके ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस और नो? सो ये आ गया इसका ग्राफ। क्लियर? वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, बहुत इजी है। सो बच्चा लोग एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, ये हटा दूं, शैल आई? चलिए, आपको एक ग्राफ देके रखा है, P V A B C D। ओके बेटा आपको बोल दिया गया है कि चारों प्रोसेस अलग अलग है। क्या है? चारों प्रोसेस अलग अलग है, कोई भी प्रोसेस सेम नहीं है। अब मुझे बताओ कि कौन सी प्रोसेस कौन सी है, मतलब ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, ए डी क्या है। बेटा अगर मैं ए बी की बात करूं तो देखो ए बी, सॉरी इसका थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, हाँ दिस इज इट। ऐसे, हाँ ठीक है। बस अगर देखो ये एक कांस्टेंट लाइन नहीं है, पी भी दोनों चेंज हो रहा है। चलो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। बीसी की बात करते हैं। बेटा बीसी क्या है? ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नो? यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर? बेटा आई थिंक वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है? जब आइसोकोरिक होगा। सॉरी दिस इज नॉट बीसी। तो बीसी कैसा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा अगर सीडी की बात करूं तो देखो सीडी आपको साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा इस समय प्रेशर कांस्टेंट है। सो प्रेशर मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। अब एडी की अगर मैं बात करूं, एक काम करते हैं एडी को थोड़ा सा बदलाव दे देते हैं। यस ये अच्छा है। अब बेटा देखो एडी, ये इन दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। बेटा जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, हमने पढ़ रखा है ना, हमको बोला हुआ है। देखो वैसे तो बेटा हो सकता है कि दोनों ही आइसोथर्मल हो या दोनों ही एडियाबैटिक हो। मैंने कहा था ना अलग अलग गैस के लिए पॉसिबल है,
लेकिन हमको बोला हुआ है कि चारों गैस अलग अलग है, चारों अलग अलग है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। इट माइट पॉसिबल कि दोनों थर्मल या दोनों एडियाबेटिक हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अलग अलग है। सो किसकी स्लोप ज्यादा है? बड़ा मेरे ख्याल से इसकी ढलान ज्यादा है, ये जल्दी से गिर रहा है, प्रेशर जल्दी से कम हो रहा है, इसमें प्रेशर धीमे धीमे कम हो रहा है। सो जिसमें प्रेशर धीमे धीमे कम होता है वो आइसोथर्मल होता है। या तो आप स्लोप भी चेक कर सकते हैं बेटा, ये स्लोप बना लो। अब देखो किसका एंगल ज्यादा है, किसका एंगल कम है। मेरे ख्याल से ये एंगल बहुत छोटा लग रहा है, तो जिसका एंगल छोटा उसका स्लोप छोटा, जिसका स्लोप छोटा वो आइसोथर्मल, और जिसका स्लोप ज्यादा गामा टाइम्स ज्यादा, याद है ना, जिसका स्लोप ज्यादा वो क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक। क्लियर? ठीक है, तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारी 4 प्रोसेस कंप्लीट होती है और आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इसके कई सारे क्वेश्चंस बेटा आपके नोट्स में दे रखे हैं, उसको गो थ्रू करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो एंड पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।